नमस्कार, मैं हूं रुचा अनिरुद्ध और लेकर आई हूं आपके लिए खबरें अनकही। जरूरी खबरें सरल और सहज अंदाज में। सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरें। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में आज हिंसक प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी, पुलिस पर पत्थरबाजी की और सीआरपीएफ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। ये प्रदर्शन सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में हुआ, जो पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दिल्ली के बसंत कुंज में एक आश्रम के प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छात्राओं से छेड़छाड़, अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा है। पुलिस ने 17 छात्राओं की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश कर रही है। हांगकांग में मंगलवार को इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान रागासा पहुंचा। इसके कारण भारी बारिश हो रही है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चीन ने समुद्री इलाकों से 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है, जबकि 100 लोग लापता हैं। खबरें अनकही में आज बात आजम खान के अतीत और भविष्य की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एक कोशिश इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो ये बात पिछले 6 महीने में 3 बार कह चुकी हैं, पर लगता है दिल्ली वाले सुनने को तैयार नहीं। बात उस लड़के की जिसे जाना तो था ईरान, पर पहुंच गया हिंदुस्तान। और बताऊंगी आपको एक अनोखी सजा के बारे में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई है, पिज्जा पनिशमेंट। उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे वक्त से चर्चा में रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान आखिरकार 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। लेकिन रिहाई का ये पल उनके लिए जश्न से ज्यादा सवालों का कारण बन गया है। दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब करीब 100 गाड़ियों का काफिला लेकर सीतापुर जेल के बाहर पहुंचे और पिता को साथ लेकर निकले। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में आजम खान ने अपनी आधी जिंदगी खपा दी, उस पार्टी का कोई बड़ा नेता उनको लेने जेल के बाहर क्यों नहीं दिखा? क्या आजम खान पार्टी से किनारा कर चुके हैं या पार्टी ने उनसे दूरी बना ली है? राजनीतिक हलकों में ऐसे सवाल जोर शोर से उठने लगे हैं। लेकिन हम उनके राजनीतिक भविष्य के साथ साथ उनके अतीत पर भी बात करना चाहते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अनकही में। आजम खान की रिहाई हालांकि बेल पर है, और जो कुछ घटनाक्रम हुआ कि बेटे तो इतना बड़ा काफिला लेकर निकले लेकिन सपा का कोई बड़ा नेता नहीं, इस समय आप कैसे देख रहे हैं इसको? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय चल क्या रहा है? देखिए, आजम खान साहब नेता ऐसे हैं कि वो कुछ करें तो भी चर्चा में रहते हैं, थे, नहीं करें तो भी चर्चा में रहते थे। अभी के संदर्भ में अगर बात करें तो अखिलेश यादव के वो पिता के साथी हैं। अब जब पिता को मंच से धक्का दे दिया था तो पिता के साथी कहाँ बचेंगे? और आजम खान की राजनीति का तरीका बड़ा अलग है। बड़े डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, बड़ा दबाव बना के काम करते हैं। आवाज बिल्कुल नीची रखते हैं, लेकिन बोलते नहीं। कहते हैं ना कि जो गहराई ज्यादा होती है तो उसको बहुत लाउड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उनका दबाव बहुत ज्यादा रहा। अखिलेश यादव उस दबाव से निकलने की छटपटाहट में अपने मुख्यमंत्री रहते भी रहे। क्योंकि स्थिति ये थी कि ठीक है, परिवार के लोग, चलो चाचा जी हैं वो मुख्यमंत्री माने जाते हैं, दूसरे चाचा जी हैं माने जाते हैं, पिताजी माने जाते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं भाई, एक परिवार से बाहर भी है जो माना जाता है, वो आजम खान अखिलेश यादव को कभी बर्दाश्त नहीं। दूसरा, अखिलेश यादव ने बहुत सलीके से रणनीतिक तौर पर मुस्लिम लीडर्स की दूसरी एक कतार खड़ी कर। अब उनको आजम खान साहब नहीं चाहिए, जरूरत नहीं। उनके पिताजी को जरूरत कब थी? जब रामपुर में सिर्फ और सिर्फ नवाबों की चलती थी। और आजम खान के कई पहलू हैं। एक वो पहलू जो बहुत सलीके से बोलने वाला आदमी, शेरो शायरी करने वाला आदमी, लेकिन बड़ी तीखी बात करता था, मुस्लिम ऑडियंस को बहुत अपील करता था। और एक समय बड़ी दबंगई रही उनकी। नहीं, दबंगई का तो आलम ये था कि इस उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह रहे, तीनों बार जब रहे, या कहें कि जब अखिलेश यादव भी रहे, तो लखनऊ तो राजधानी है और सैफई गांव है मुलायम सिंह का। लेकिन अगर पावर सेंटर कोई तीसरा था तो वो रामपुर था। बताइए। और उस वक्त ये कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, मुलायम सिंह के साथ तो जनेश्वर जी थे, मोहन सिंह थे, बेनी वर्मा थे, मतलब ढेर सारे लोग थे, अम्ब्रेला था, पूरा बुके था। लेकिन आजम खान उसमें सिंगल आउट होते थे। बहुत से लोग ये कहते थे कि उस वक्त जो लखनऊ में या सैफई में जिसका कनेक्ट नहीं हो पाता था, तो डीएम एसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आप खान साहब के दरवाजे चले जाइए।
अच्छा। मतलब वो जलवा वो शायद ही कोई और नेता आज के समय में कर पाएगा। और आजम खान का वो किस्सा तो सबको पता ही है कि भाई वो कहते थे कि मेरी भैंस भी क्वीन विक्टोरिया है, पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस लग गई थी जिसको खोजने के लिए एसपी साहब लग गए। आज के समय में कई बार कहते हैं ना कि आज के समय में तो थोड़ा वीआईपी कल्चर खत्म हुआ, लेकिन अब उन आजम खान के आने पे आप कह रहे हैं कि 100 गाड़ियों का काफिला आ गया, तो फिर तो ये बड़ा नीचे आ गया ना मामला। जिसकी भैंस खोजने के लिए एसपी लगता हो, लग गई थी, तो उनको तो काफिला लगना चाहिए था। अखिलेश यादव को ये लगता है कि आजम खान या ऐसे कोई व्यक्ति रहेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कद थोड़ा छोटा होता है, और इसीलिए शिवपाल तो फिर भी मिलने गए, इस बार नहीं पहले। लेकिन ने तो कहा भी हाँ, शिवपाल ने कहा के साथ रहेंगे। लेकिन अखिलेश ने कभी भी आजम खान को, वो उन्होंने जो बयान भी दिया है उसको जरा आप देख लीजिए, वो तय करेंगे, वो देखेंगे, हम मानते ही यहीं रहेंगे, वो शायद अब चाहते भी नहीं है। और अखिलेश यादव को तो अभी पुराना छोड़ दीजिए, अभी के 24 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश को अपमानित होना पड़ा, हालांकि अखिलेश ने भी आजम खान को अपमानित किया, रामपुर का टिकट तय नहीं करने दिया, वो भी तब जब जो खान साहब के विरोधी थे वो भी उनके साथ आ गए थे। कमाल की बात यह है कि आजम खान के जो विरोधी रहे लगातार, वो भी लोग आजम खान के साथ आ गए थे, लेकिन अखिलेश ने कहा कि ना, रामपुर का टिकट तो आपकी मर्जी से नहीं मिलेगा। और आपको ध्यान में होगा, मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन का टिकट कटता है, एसटी हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लगभग रुआंसे से हो जाते हैं, और खान साहब कहते हैं कि ना ना, रुचि वीरा को टिकट मिलेगा। अचानक वो उनको टिकट मिल जाता है, और यहाँ के जो मौलाना साहब हैं, जो रामपुर के सांसद अभी हो गए, वो हेलीकॉप्टर से भाग के आखिरी दिन में जाके नॉमिनेशन करते हैं। तो आजम खान को लेकर, और ये पूरा जो रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, इस इलाके में समाजवादी पार्टी का पत्ता नहीं हिलता था। और वो हमने देखा भी है अलग अलग समय पर। हमने वो दौर देखा है कि अगर किसी न्यूज चैनल पर आजम खान के खिलाफ स्टोरी चलती तो उस एरिया में ब्लैकआउट, मतलब वो चैनल चलता ही नहीं था, फिर दिखाई नहीं देता था, वो दिखाई नहीं देता था। और जिसको कहते हैं ना कि आजम खान तो धमकी भी बड़े सलीके वाली देते थे ना, वो तो आप उसमें एक भी शब्द पकड़ नहीं पाएंगे। अब वो जो उनका अनुज चौधरी के साथ वीडियो वायरल हो रहा था कि एहसान भूल गए, वो जमाने चले गए, जनाब कोई बात नहीं, वो तरीका था एक। लेकिन ये भी सच है कि जब इस तरह के लोग राजनीति में होते हैं तो उनकी राजनीति के पृष्ठभूमि को भी थोड़ा समझना चाहिए। सब ब्लैक नहीं है, थोड़ा उनकी जिंदगी का जो हिस्सा है वो भी बात करना चाहिए। रामपुर पूरी तरह से नवाबों की गिरफ्त में था, कांग्रेस की राजनीति थी, और उस नौजवान आजम खान की भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, जिसने एक तरह से कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं, नवाब के खिलाफ, नेपोटिज्म के खिलाफ 1980 में वो जो आवाज बुलंद की थी, मुझे लगता है उसकी भी चर्चा की जानी चाहिए। और जब वो चुनकर आए पहली बार विधानसभा में, तो उसके बाद लगातार वो हारे नहीं कभी। 10 दो ही लोग हैं जो इस मामले में कमाल करते हैं, 10 बार का रिकॉर्ड है उनके नाम, और या तो फिर हमारे प्रतापगढ़ जिले में प्रमोद तिवारी रामपुर खास से, बाद में तो उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया। लेकिन ये दोनों नेता ऐसे रहे जो हारते नहीं थे, 9-9, 10-10 साल के जीतने वाले लोग थे। और आजम खान का एक और हिस्सा बात करनी चाहिए कि आजम खान ने वो यूनिवर्सिटी के लिए जमीन तो कब्जा कर ली, वो जाने क्या क्या कर्म किए। लेकिन मैं आपको अपनी मतलब याद में बता रहा हूँ, क्योंकि 2007 से 12 मेरे ख्याल से मायावती की सरकार थी, और 12 से 17 अखिलेश। 2008 के बाद से मेरा नियमित तौर पर जाना होता था रुद्रपुर, क्योंकि तब मेरे इन लॉज वहाँ रहते थे। और मैं आपको बताऊँ कि 2008 से लेकर 2017 तक का मुझे याद है, रामपुर से बिलासपुर वाला रास्ता शाम 7 बजे के बाद भयावह होता था। और उस इलाके में लोग कहते थे कि आजम खान साहब अपने मौलाना जो यूनिवर्सिटी है, जौहर यूनिवर्सिटी, उसके अलावा कोई रास्ता बने इसकी कोई उनके मन में इच्छा नहीं थी। तो लोग जानना चाहते, तो मैंने एक आध बार पूछा रास्ते में जाते हुए लोगों से मिलते हुए, तो उनका कहना था कि वो कह रहे हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को ये चाहिए ही नहीं। अच्छा, तो कई बार चर्चा होती है ना, जैसे कई बार कि डेवलपमेंट क्यों नहीं मुख्य मुद्दे। आजम खान जैसे नेता भी, उनकी शायरी, उनका जो, और मुलायम सिंह यादव को मौलाना भले ही राम मंदिर आंदोलन के बाद कहा गया हो, लेकिन सच ये है कि हर चित्र में, हर, ठीक है वो 1992 में सपा बनी तो उसके फाउंडर थे, लेकिन हर समय मुलायम सिंह के साथ खड़े रहने वाले नेता, वो आजम खान ने मुलायम को मौलाना बनाया। वो आजम खान ने मुलायम को मौलाना बनाया कि कुंभ करना होता है तो उनके ऊपर जिम्मेदारी, आजम खान को जिम्मेदारी देते हैं। और कमाल की बात ये कि जब भगदड़ में लोग मर जाते हैं वहाँ 36-37 लोग,
तो आजम खान कहते हैं त्यागपत्र दे दें, तो मुलायम कहते हैं ना त्यागपत्र नहीं देना है। आजम खान के साथ एक चीज थी कि वो उस तरह के अपराधी नहीं थे, मतलब थोड़ा सा फर्क समझना पड़ेगा, कई बार लोगों को ये भ्रम होता है। वो मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद नहीं थे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो सफेद पोश वाले नेता थे, जिसमें उनके खिलाफ खड़े होने का मतलब उसका जीवन मुश्किल में पड़ गया। कितने केस हैं उनके खिलाफ? 80 से ज्यादा केस है। हाँ। और अभी भी जो जमानत भले हो गई है, लेकिन इन मामलों में फिर से वो जेल नहीं जाएंगे या उनको और बड़ी सजा नहीं होगी, क्योंकि सजा हुई है तभी तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो अब क्या होगा? जैसे अटकलें चल रही हैं कि बसपा में जा सकते हैं या नहीं जाएंगे, या अब क्या आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान खत्म हो चुके हैं क्या? देखिए, मुझे तो कोई प्रासंगिकता नहीं दिखती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि अब आप देखेंगे तो रामपुर में ही एक मौलाना को सांसद बना दिया है अखिलेश यादव ने। जियाउर रहमान बर्क वो सामने हैं, शफीकुर रहमान बर्क के पोते संभल से। तो एक तरह से कहें इकरा हसन आपको दिखती हैं, एक बढ़िया चेहरे के तौर पर, नौजवान है, महिला है। तो क्या आजम खान वाली राजनीति अब बची है क्या? और आजम खान जिस तरह से राजनीति करते थे, उस राजनीति का आज की भाजपा के सामने कोई महत्व है क्या? तो एक तो ये मसला है। दूसरा, आजम खान क्या अब अखिलेश यादव के साथ कुछ करने की स्थिति में है? अब बसपा में वो जाएंगे तो मायावती तो और ज्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, वहां तो बाहर जूते उतार कर कमरे में आना पड़ेगा, बाहर आए वहां आए भी तो एक ही कुर्सी लगी होगी। तो इसके बीच में आजम खान को तय करना है। अब मेरे दिमाग में एक इंटरेस्टिंग सा आता है तो वो मैं जरूर जिक्र करूं। मुझे लगता है क्या कोई बीच वाला रास्ता निकालेंगे क्या? वो रास्ता हो सकता है जयंत चौधरी वाला। अच्छा। अब कोई कह सकता है कि वो तो बीजेपी के साथ है, लेकिन आजम खान आज जिस स्थिति में है उसमें तो वो चाहेंगे ना कि एक कोई थोड़ा सत्ता के करीब नरम हो जाए। हाथ नरम हाथ मिले। तो मुझे लगता है कि उस तरफ जा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी में राजनीतिक तौर पर उनके लिए लाभ है, क्योंकि मायावती अभी एक आकाश आनंद के साथ नए सिरे से कोशिशें कर रही है, तो उसमें लाभ है। लेकिन जो कहते हैं ना कि उनकी जो जरूरत है वो कहाँ से पूरी होगी? उनको थोड़ा सा अब न जेल जाना पड़े। और आप देखिए, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो इलाज कराएंगे, अब इलाज की जरूरत तो नहीं। उन्होंने एक स्टेटमेंट और भी दिया है कि भाई बड़े नेता होते हैं तो बड़े नेता आते हैं मिलने हैं, छोटे नेता है, मतलब इस तरह से अपना एक नहीं। देखिए, अखिलेश को लेकर उनके मन में बहुत मतलब पीड़ा है, नाराजगी है, दुख है। और किसी को भी, जो आदमी पार्टी का फाउंडर रहा हो, जिस आदमी ने सचमुच आपको, और देखिए अखिलेश यादव से उनका असली जो जिसको कहें कि झगड़ा शुरू हुआ वो मुजफ्फरनगर दंगे के समय शुरू हुआ। पूरी तरह से ये एकदम से वहाँ जो मुस्लिम पक्ष था उसके साथ खड़े थे, और अखिलेश यादव उस तरह से दंगा रोकने में नाकाम रहे। जब जाटों और मुसलमानों का झगड़ा हुआ, उसमें ये माना जाता है कि आजम खान वो पूरी तरह से, उनको लगा कि ये उस तरह से है नहीं जो मतलब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता। मुलायम सिंह होते तो शायद उनके हिसाब से काम करते, मुसलमान जेल नहीं जाते, मुसलमानों को मुकदमे उनके ऊपर दर्ज नहीं होते। तो वो एक शुरुआत थी। और उसके बाद तो जाहिर है कि पार्टी के बीच की, और इसमें यह भी है कि अमर सिंह तो दूसरी वजहों से थे। देखिए, अमर सिंह ने तो आजम खान की सारी राजनीति खत्म कर दी, और मतलब वो तो हम लोग अब बोल भी नहीं सकते हैं, बोलना भी नहीं चाहिए, जो जया प्रदा पर जो टिप्पणी की थी आजम खान, तो वो आदमी जिसको कहते हैं ना कि मिठास बहुत है लेकिन उसमें जहर थोड़ा सा मिला हुआ है, ऐसी वाली मिठास आजम खान की थी। तो अब मेरे ख्याल से सबकी नज़र इस बात पर रहेगी कि अब आजम खान का राजनीतिक भविष्य क्या होता है। लेकिन चलते चलते मैं चाहूँगी कि एक ये जो पीढ़ी जिसको अब हम लोग जेनजी कहने लगे, जिन्हें आजम खान का वाला अतीत नहीं पता है या नहीं देखा है, उनको आप कोई एक किस्सा अगर बताकर चलना चाहें कि क्या था आजम खान का दौर। देखिए, आजम खान को लेकर अगर आप ये समझना चाहें, और चूंकि मतलब उस तरह का कोई किस्सा, एक किस्सा अगर हम कहेंगे तो शायद ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप यूं समझिए कि रामपुर, मुरादाबाद, बरेली में जो अधिकारी आता था वो पहले जाकर दस्तक देता था आजम खान के दरवाजे पर, उसके बाद वो चार्ज लेता था। उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अगर होती थी तो आजम खान का घर और उनका दरवाजा होता था। तो ये सब अभी नहीं समझ आया, क्योंकि पिछले 10 सालों में राजनीति बहुत बदल गई। मतलब वो अब वैसी वाली राजनीति है ही नहीं। हर जिले में जो एक ताकतवर नेता होता था जिसके इर्द गिर्द पूरा शासन चलता था, वो शायद अब रह नहीं गया है। तो लेकिन ठीक है, ये मतलब इस बहाने से थोड़ा वो लोगों को ध्यान में आएगा तो ठीक रहता है। और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आजम खान राजनीति का एक ऐसा हिस्सा है जिन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी,
बिल्कुल नेपोटिज्म के खिलाफ, एक वंशवाद के खिलाफ, एक नवाबों का, सोचिए ब्रिटिश शासनकाल में वो उनके नवाब का जो पूरी संपत्ति और सब कुछ थी, हालांकि उसका बड़ा हिस्सा उन्होंने कब्जा भी कर लिया, लेकिन उससे वो लड़कर आए और अंत में क्या हो गए, एक कट्टर मुस्लिम नेता, वो नेता जिसने मुलायम सिंह को मौलाना बना दिया, वो नेता जो डीएम, एसपी, सीओ, दरोगा उसको अपमानित करता था, वो नेता जो मतलब किसी भी ऐसे मसले पर जब उनकी हम बातचीत सुनते थे तो मिठास भले रहती थी लेकिन जहर बहुत भरा रहता था। और चलिए, वैसे राजनीति में कहते हैं कि कभी भी किसी नेता को खत्म नहीं मानना चाहिए, किसी का नहीं, मैं इस वाले पे नहीं सहमत होता हूँ। अच्छा। ये खत्म न मानने वाली परंपरा गई। हाँ। मुझे लगता है आज के समय में जो खत्म होता है, नहीं, वापसी की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, जो लोग भी ऐसा मानते, मतलब मैं यहाँ ये कह के जा रहा हूँ, आजम खान की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, अब वो सरवाइव कर जाएं, अपने आप को बचा लें, इतना बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर्षवर्धन जी तो साफ कह रहे हैं कि आजम खान का राजनीतिक भविष्य उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, या उनकी अब रेलेवेंस दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिक्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कब कौन उठ जाए और कौन कब गिर जाए बताना बहुत मुश्किल होता है। अब आजम खान साहब अपने पुरानी अकड़ और रुतबे के साथ ही अपने राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या अपनी स्टाइल, अपनी विचारधारा बदलेंगे या दल बदलेंगे? इन सारे सवालों के जवाब मिलना भी बाकी, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिंग रोड पर खुद पोस्टर उतारे और साफ कह दिया कि सार्वजनिक संपत्ति से खिलवाड़ नहीं चलेगा और मेरी तस्वीर वाले पोस्टर भी नहीं लगाए जाएंगे। सवाल सीधा है कि क्या दिल्ली अपना पोस्टर कल्चर छोड़कर स्वच्छता को आदत बना पाएगी? क्योंकि स्वच्छता अभियान तो देश भर में कई सालों से चल रहा है, और जब से रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला है तब से वो 3 बार ये बात कह चुकी हैं, लेकिन कोई सुने तब ना। है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत 22 सितंबर को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और उनके सभी मंत्रियों ने राष्ट्रीय राजधानी में स्वच्छता अभियान चलाया। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में रिंग रोड पर सफाई अभियान चला। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों के साथ सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस अभियान में स्कूल के बच्चों, सफाई कर्मियों, स्थानीय नागरिकों और विधायकों ने भी हिस्सा लिया, और ये करते हुए रेखा गुप्ता जी ने खुद पोस्टर फाड़े हैं दीवारों से। मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग से रिंग रोड के खंभों पर चिपके पोस्टर हटाए और लोगों से साफ कहा कि दीवारों को गंदा करना अपराध है, इससे शहर की छवि खराब होती है। रेखा गुप्ता का कहना है कि सफाई 1 घंटे का काम नहीं, ये रोज का नियम होना चाहिए। आरडब्ल्यूए, जनप्रतिनिधि और स्कूल के बच्चे, सबकी हिस्सेदारी जरूरी है, तभी फर्क दिखाई देगा। पीडब्ल्यूडी ने 55 किलोमीटर लंबे रिंग रोड को 8 हिस्सों में बांटा है। हर सेक्शन पर एक इंजीनियर जिम्मेदारी संभालेगा। अगले पखवाड़े तक साफ सफाई और मरम्मत पर लगातार निगरानी रहेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा कहते हैं, दिल्ली को स्वच्छ रखना हमारा संकल्प है। मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ 71 जगहों पर सफाई हुई। फोकस सिर्फ पोस्टर हटाने पर नहीं, पूरा कॉरिडोर संवारने पर है। हर साल सेवा पखवाड़ा मनाया जाता है। देश भर में सफाई अभियान चलाए जाते हैं। गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन सूरत नहीं बदलती। जगह जगह वही पोस्टर से पटी दीवारें नजर आती हैं। सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। और ये सिर्फ राजधानी दिल्ली की कहानी नहीं है, बल्कि बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटे गांव का यही हाल है। सबसे ज्यादा बुरा हाल तो चुनाव के वक्त देखने को मिलता है, जब सभी निजी और सरकारी इमारतों, बिजली के खंभों और यहाँ तक कि सरकारी बसों तक पर पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, नेताओं के बड़े बड़े। हैदराबाद के पॉश और भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे जुबली हिल्स, फिल्म नगर और आरटीसी क्रॉस रोड्स पर रोज सैकड़ों पोस्टर दीवारों पर लगाए जा रहे हैं, जबकि पाबंदी लागू है। सोशल मीडिया पर शिकायतें बढ़ी तो नगर निगम ने जुबली हिल सर्कल के आसपास लगे पोस्टर हटवा दिए और आगे सख्त कार्रवाई की बात की। 29 सितंबर 2024 को निकले सर्कुलर में अधिकारियों को कहा गया कि अपने अपने एरिया के सभी प्रिंटर शॉप वालों के साथ मीटिंग करें और बिना सरकारी इजाजत कोई प्रिंटिंग ना होने दें। थिएटर मालिकों से भी कहा गया है कि दीवारों पर फिल्म के पोस्टर ना लगवाएं, वरना जुर्माना लगेगा। अधिकारियों ने साफ किया है कि जो भी पकड़ा जाएगा उस पर पोस्टर के साइज के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा, यानी जितना बड़ा पोस्टर उतनी ज्यादा पेनल्टी। लेकिन बैन के बावजूद पोस्टर्स अब भी दिखाई दे रहे हैं।
क्योंकि कई इलाकों में रात के समय चुपचाप पोस्टर चिपका दिए जाते हैं। साथ ही लोकल प्रमोशन के लिए यह तरीका सस्ता और तेज माना जाता है। हालांकि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अब प्रिंटर्स और थिएटर मालिकों को जिम्मेदार बनाकर इस पर लगाम कसने की कोशिश कर रही है, ताकि शहर की साफ सफाई और खूबसूरती बनी रहे। चेन्नई की बात करें तो वहां दीवारों और सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर चिपकाने की आदत शहर की खूबसूरती बिगाड़ रही है। राजनीतिक पोस्टर हो, फिल्मों के प्रमोशंस, त्योहार या फर्जी इलाज के विज्ञापन, खाली जगह मिलते ही पोस्टर लगा दिए जाते हैं। खंबे, पुलों के पिलर, सबवे, सरकारी इमारतें, स्ट्रीट नेम्स के बोर्ड्स और यहां तक कि रोडवर्क के बैरिकेड भी नहीं छोड़े जाते। इसलिए शहर के कई हिस्से बदसूरत दिखने लगते हैं। पिछले कई सालों में चेन्नई नगर निगम ने कई बार सख्ती की बात कही, नियम भी बनाए, लेकिन ढंग से लागू ना होने के कारण ये समस्या बार बार वापस आ जाती है। एक पूर्व मेयर का प्लान था कि हर वार्ड में तय जगह बनाई जाए जहां फ्लेक्स या पोस्टर लगाने की इजाजत मिले और इसके बदले रोजाना किराया लिया जाए। इससे बिना अनुमति पोस्टरबाजी कम होगी और शहर भी साफ रहेगा। लेकिन ये योजना फाइलों में अटकी रह गई। इससे पहले 2009 में बड़े बड़े रास्तों और सरकारी इमारतों पर पोस्टर बैन किया गया था और दीवारों पर तमिल संस्कृति वाली पेंटिंग्स बनवाई गई, जिन्हें लोगों ने पसंद भी किया। पर सरकार बदलने के बाद कई जगह सफेदी कर दी गई और फॉलोअप कमजोर पड़ गया। अधिकारियों के मुताबिक सबसे बड़ी दिक्कत नियमों पर अमल करवाने की है। रात के वक्त चुपचाप पोस्टर लगा दिए जाते हैं और स्टाफ भी कम होता है, तो लोगों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहर बताते हैं कि सिर्फ बैन से काम नहीं चलता, सख्त कार्रवाई के साथ नियम भी चाहिए, वरना पोस्टर कल्चर बार बार लौट आता है। वहां बार बार दीवारें पोस्टर से भर जाती हैं और इन्फोर्समेंट को बार बार सख्त करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में ही दीवारों पर पोस्टर लगाए जाते हैं, विदेशों में भी सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर चिपकाने का चलन है, लेकिन पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई भी होती है। ब्रिटेन में बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक या निजी जगह पर पोस्टर चिपकाना गैर कानूनी है, जिसे फ्लाई पोस्टिंग कहा जाता है। सड़क पर लगे खंबे, बोर्ड या प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिना इजाजत पोस्टर लगाना अपराध है। इसके लिए लोकल काउंसिल सीधे जुर्माना या अदालत में केस चला सकती है और अधिकतम जुर्माना करीब 3 लाख रुपए हो सकता है। पोस्टर चिपकाने वाले और जिस बिजनेस का विज्ञापन है, दोनों ही जिम्मेदार माने जाते हैं। हालांकि छोटे नोटिस, जैसे किसी का पेट एनिमल गुमशुदा है, उसके पोस्टर्स पर अक्सर कार्रवाई नहीं की जाती। अमेरिका में कानून राज्य और शहरों के हिसाब से अलग है। किसी भी निजी संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाना गैर कानूनी है और इसे ट्रेसपासिंग यानी अवैध प्रवेश माना जा सकता है। सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाने के लिए अक्सर लोकल गवर्नमेंट का परमिट चाहिए होता है। हालांकि कई जगह नोटिस बोर्ड बनाए जाते हैं जहां कोई भी सूचना लगाई जा सकती है। फ्रांस में पोस्टर्स पर नियंत्रण के कानून बहुत पुराने हैं। 1881 का एक कानून कहता है कि बिना इजाजत दीवारों पर विज्ञापनों के पोस्टर लगाना मना है। इसके लिए अलग अलग जगहें तय की गई हैं जहां लोग अपने विज्ञापन या सूचनाएं लगा सकते हैं। यूरोपीय संघ ने हाल ही में राजनीतिक विज्ञापनों पर सख्ती बढ़ाई है। अब कोई भी राजनीतिक विज्ञापन, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उस पर ट्रांसपेरेंसी लेबल जरूरी होगा। इस लेबल में ये साफ लिखा होना चाहिए कि विज्ञापन कौन दे रहा है, पैसे कहां से आ रहे हैं और उसका पूरा विवरण कहां मिलेगा। किसी भी चुनाव से 3 महीने पहले यूरोपीय संघ से बाहर की संस्थाओं को राजनीतिक विज्ञापन चलाने की अनुमति नहीं होगी। अगर हमारे देश में इसे लेकर कानून की बात करें तो भारत में बिना अनुमति दीवारों पर पोस्टर चिपकाना कानूनन अपराध माना जाता है और इसे संपत्ति खराब करना कहते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है? मुझे तो नहीं पता। जिसका जहां मन आता है पोस्टर लगा देता है। अलग अलग राज्यों में इसके अपने अपने कानून हैं। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे अपराध घोषित किया है और सजा जुर्माने से लेकर जेल तक हो सकती है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट चलता है। लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जिनमें दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई के अलावा बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो इस पोस्टर कल्चर की मार झेल रहे हैं। लेकिन इनको हटाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और सफाई कर्मचारियों की नहीं बल्कि हमारी भी है। अगर हम खुद इसे नहीं रोकेंगे तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। और भारत की सबसे बड़ी समस्या कानून व्यवस्था नहीं है, कानून है, नियम है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम उनका पालन करना नहीं चाहते। तो सुधरना तो
हमें ही पड़ेगा। 1958 में एक फिल्म आई थी, चलती का नाम गाड़ी, जिसके गाने की पंक्तियां थी, जाना था जापान पहुंच गए चीन। एक ऐसा ही वाकया 21 सितंबर को देखने को मिला। 13 साल का एक अफगानी बच्चा फ्लाइट के पहिए में छिपकर काबुल से भारत पहुंच गया, जबकि उसे जाना था ईरान। तो हो गया, जाना था ईरान पहुंच गए हिंदुस्तान। ये मामला न सिर्फ किसी भी देश की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर है, बल्कि डंकी रूट में मौत को चकमा देकर आने जैसा है। 21 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे अफगानिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस काम एयरलाइंस की फ्लाइट RQ4401 दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई। तो एयरलाइंस के सुरक्षा कर्मचारियों ने विमान के पास एक बच्चे को घूमते देखा। पता चला कि वो बिना टिकट विमान के लैंडिंग गियर वाले हिस्से में छिप कर आया था। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वो काबुल एयरपोर्ट पर यात्रियों के पीछे पीछे रनवे तक पहुंच गया। उसी वक्त सबकी नजरों से बचकर वो विमान में चढ़ा और उड़ान से ठीक पहले व्हील वेल में जाकर छुप गया। हालांकि उसे ईरान जाना था, लेकिन गलती से दिल्ली की फ्लाइट में चढ़ गया। बच्चे का बयान लेने के बाद अधिकारियों ने उसे वापस काबुल की फ्लाइट से अफगानिस्तान भेज दिया। अंदाजा लगाइए, 30,000 फीट की ऊंचाई, जहां तापमान -60 डिग्री तक चला जाता है और ऑक्सीजन बेहद कम हो जाती है। एक आम इंसान कुछ मिनट में बेहोश हो जाए। ऐसे में 94 मिनट तक जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन सा माना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान के इस बच्चे ने मौत को मात दे दी। साफ शब्दों में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हवाई जहाज के टायर के पास ये जगह क्यों दी जाती है, जिसमें बैठकर ये बच्चा काबुल से दिल्ली तक आ गया। ये जो स्पेस है, इसे असल में लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट कहते हैं। अपने नाम की तरह ही कंपार्टमेंट यानी एक डिब्बे की तरह होता है। अफगानी बच्चा जिस एयरलाइन काम एयर की फ्लाइट से भारत पहुंचा, उसके पिछले हिस्से में 6 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा कंपार्टमेंट बना था। ये इतना मजबूत होता है कि इसमें लगे पहिए पूरे जहाज के वजन को संभाल लेते हैं। इसमें एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। उड़ान भरने के 2 मिनट बाद हवाई जहाज का पायलट एक बटन दबाता है और पहिए इसी कंपार्टमेंट में फोल्ड होकर बंद हो जाते हैं और लैंडिंग से पहले फिर बाहर आते हैं। इसमें किसी तरह की कोई सीट या खिड़की नहीं होती। ये पूरी तरह से अंधेरे कमरे जैसा होता है और ऊपर जाते ही इसमें कुचले जाने, फंस जाने या दरवाजे से टकराने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। लेकिन बच्चे का वजन कम था, वो बहुत सिमट कर बैठा रहा। संभव है इसी वजह से कुचलने से बच गया, वरना ये जगह इंसान के लिए बनी ही नहीं है। लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट को केवल जहाज को व्हील सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर ना तो तापमान नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था होती है और ना ही किसी तरह की सीट या सुरक्षा बेल्ट। ऐसे में जगह भले ही इंसानों के छुपने के लिए ठीक हो, लेकिन इसमें खतरा काफी ज्यादा होता है। दरअसल जब विमान काफी ऊंचाई पर होता है, तब आसमान में तापमान -40 से -60 डिग्री के बीच तक होता है। ऐसे में लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में बैठा शख्स इस तापमान को झेल नहीं पाता और ठंड से दम तोड़ देता है। ऐसे खतरनाक सफर में जान बचने की उम्मीद सिर्फ 20% होती है। अब तक उन्हीं लोगों की जान बची है जिन्होंने बहुत कम दूरी का सफर तय किया है। काबुल से दिल्ली का सफर भी छोटा था, तभी ये बच्चा बच गया। शरीर जमा देने वाली ठंड के अलावा इस बर्फीले कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन भी लगभग शून्य होती है। इस कैबिन को फ्लाइट के दरवाजे की तरह ही बनाया जाता है, जिससे बाहर की हवा अंदर ना आ सके। ऐसे में बिना ऑक्सीजन और ठंड के कुछ ही मिनट में अंदर छुपने वाला शख्स बेहोश हो जाता है और हवा का दबाव कम होने पर उसकी मौत तक हो जाती है। इसके खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1947 से 2022 तक ऐसे लगभग 132 मामले सामने आए हैं, जिसमें कोई शख्स पहिए के लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट छिपकर यात्रा करता पाया गया। लेकिन इसमें केवल 29 लोग ही बच पाए, बाकी लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये मौत का आंकड़ा उन लोगों का है जो एयरपोर्ट पर विमान के लैंडिंग से या तो पहले गिरे या फिर लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट के अंदर मरे हुए पाए गए। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों के मुताबिक ऐसे मामले 40 अलग अलग देशों में हुए, जिनमें सबसे ज्यादा क्यूबा में 9, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक में 8, चीन में 7, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया से 6 मामले रिपोर्ट किए गए। ऐसे ही कुछ केसेस आपको बताती हूँ। 2019 की बात है। एक व्यक्ति अचानक आसमान से लंदन के रिहायशी इलाके में गिरा। उसका शव बर्फ में जमा हुआ था। जांच के बाद पता चला वो शख्स नैरोबी से लैंडिंग वाली जगह पर छिपकर लंदन आ रहा था। 2015 में एक शख्स ने जोहानिसबर्ग से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट तक लैंडिंग गियर में यात्रा की।
12,875 किलोमीटर के सफर में वो बेहोश हो गया। 2014 में कैलिफोर्निया का याह्या आब्दी लैंडिंग गियर में यात्रा कर सैन होजे से हवाई पहुंचा। विमान उतरा तो 15 साल का आब्दी पूरी तरह सुरक्षित था। ये भी एक चमत्कार था। 2002 में क्यूबा से 22 साल के विक्टर एल्वारेज 4 घंटे तक विमान के नीचे छुपकर कनाडा के मॉन्ट्रियल तक पहुंचे। इस सफर के बाद हालांकि उन्हें कई तरह की बीमारियां हो गईं। 1996 में प्रदीप सैनी दिल्ली से लंदन की 10 घंटे की उड़ान में बच गए, लेकिन उनके भाई विजय की मौत हो गई थी। साल 1969 में 22 साल का आर्मांडो रैमिरेज इसी तरह विमान में छुपकर क्यूबा के हवाना से स्पेन के मैड्रिड पहुंच गया था। आर्मांडो मैड्रिड पहुंचने के बाद पूरी तरह से सुरक्षित था। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि कभी कभी हिम्मत और किस्मत इंसान को मौत के पंजों से खींच लाती है, लेकिन ये अपवाद हैं, नियम नहीं। इस अफगानी बच्चे फैसल की कहानी हमें याद दिलाती है कि मजबूरी इंसान को ऐसे खतरनाक रास्तों पर धकेल देती है जिनसे लौटना आसान नहीं होता। अब इस बच्चे को वापस उसके घर तो भेज दिया गया है, लेकिन उसके परिवार के लिए या वहाँ की सरकार के लिए जानना ज़रूरी है कि वो ईरान जाना क्यों चाहता था, अफगानिस्तान से भागना क्यों चाहता था, और क्या उसको किसी तरह के इलाज की ज़रूरत है। ये जो उसने सफ़र तय किया है उसके बाद इसकी सेहत को कोई नुकसान तो नहीं होगा, ये सब तय करना वहाँ की सरकार की और उसके परिवार की जिम्मेदारी है। वैसे आपको याद होगा कुछ वक्त पहले एक फिल्म आई थी डंकी, शाहरुख खान की फिल्म थी, जिसमें दिखाया गया था कि भारत से भी लोग किस किस तरह से पैसा खर्च करके अपनी जान खतरे में डालकर विदेश जाते हैं। सवाल यह है कि क्या विदेश का इतना लालच ठीक है कि हम अपनी जान की भी परवाह ना करें? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइएगा। पालतू जानवर को लेकर हुआ झगड़ा, बात पहुंची थाने और फिर अदालत, लेकिन जब सजा का ऐलान हुआ तो बच्चों की हो गई बल्ले बल्ले। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो मिसाल बन गया है। जज साहब ने कहा, ना कोई जुर्माना ना कोई जेल, बस अनाथालय जाइए और बच्चों को पिज्जा खिलाइए। आखिर कैसे एक मामूली कहासुनी पिज्जा पार्टी में बदल गई, चलिए आपको बताती हूँ। दरअसल घटना इसी साल 5 मई की है, जब दो पड़ोसी अपने अपने पालतू जानवरों को लेकर झगड़ पड़े। ये आजकल दिल्ली एनसीआर में बहुत आम बात हो गई है। वैसे मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी, जिसमें गंभीर आरोप जैसे धमकाना, चोट पहुंचाना और रास्ता रोकना शामिल थे। जब थाने में भी मसला हल नहीं हुआ, तब दोनों पक्ष कोर्ट पहुंच गए। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मोंगा ने की। उन्होंने इसे एक निजी विवाद माना। अदालत ने इसे लंबा खींचने के बजाय बेहद अनोखे और मजेदार तरीके से निपटाने का रास्ता चुना। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों पड़ोसी मिलकर जीटीबी अस्पताल के पास बने संस्कार आश्रम यानी सरकारी बाल देखभाल संस्थान के बच्चों और स्टाफ को खाना खिलाएंगे। मगर खास बात यह है कि खाने के मेन्यू में रहेगा बच्चों का पसंदीदा मिक्स वेज पिज्जा और साथ में छाछ का टेट्रा पैक। आदेश के मुताबिक आश्रम के हर बच्चे, कर्मचारी और सहायक कर्मचारी तक एक एक पिज्जा और एक एक छाछ पहुंचना जरूरी है। इस फैसले को लागू कराने की जिम्मेदारी जांच अधिकारी को दी गई है। दिलचस्प पहलू यह भी है कि शिकायतकर्ता खुद पिज्जा बनाने और बेचने का काम करता है, तो पिज्जा उसी के बनाए होंगे, लेकिन बांटने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों को साझा करनी होगी। कोर्ट ने साफ कहा कि पड़ोसियों के छोटे विवादों को बेवजह लंबा नहीं करना चाहिए, और इस फैसले के जरिए न सिर्फ एक विवाद सुलझाया बल्कि बच्चों को स्वादिष्ट तोहफा भी दिया। यानी सजा भी हुई और समाज सेवा भी, बच्चे भी खुश और झगड़ा भी खत्म। पड़ोसियों का मामला निपटाने का दिल्ली हाई कोर्ट का यह अनोखा तरीका वाकई मिसाल बन गया है। खबरें अनकही में आज इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपको दिखाती हूँ कुछ झलकियां। अंबानी परिवार ने नवरात्रि का त्योहार बड़ी ही भक्ति, परंपरा और एकजुटता के साथ मनाया। आरती की पवित्र धुन से लेकर गरबा की जोशीली ताल तक हर तरफ भक्ति का माहौल था। आप देख सकते हैं कि कैसे हर चीज को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। ये सारी सजावट गुजरात से आए कुशल कारीगरों ने अपने हाथों से तैयार की। हर एक चीज देवी मां को समर्पित और गुजरात के कुशल कारीगरों की कला को दर्शा रही हैं। और इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण थी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी, जिन्होंने अपनी एक खास प्रस्तुति के जरिए देवी मां को श्रद्धांजलि दी, जो पूरी तरह से आस्था और उत्सव के रंग में डूबी हुई थी, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया।